अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को एक वन साइडेड डिफीट का सामना करना पड़ा है। एक यंग पाकिस्तानी टीम जो कि एक नए तर्ज में टी20 क्रिकेट खेलना चाहती थी, ट्राई भी की, इंटेंट भी दिखाई, लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग इट वाज टू गुड फॉर आवर यंग पाकिस्तानी बैट्समैन, जिसके पास एक्सपोजर थोड़ा सा कम होता है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके थोड़ा सा टाइम उनको लगता है एडजस्ट करने में। तो मैच इस तरह से हुआ कि न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की यंग और इनएक्सपीरियंस्ड बैटिंग को ना थ्रो किया अंदर और उनसे कहा कि भाई जाओ करके दिखाओ क्या लेके आया हो पाकिस्तान से हमारे लिए नया, जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स थोड़ा सा फेल हुए। कोई भी बैटर जो है वो टिक के खेल नहीं पाया। और टी20 में ऐसा होता है कि जब आप पावर प्ले अच्छा खेलते हो तो एक बेस बनाते हो, जिसकी बेस के ऊपर आप एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब हो जाते हो। तो लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की जो यंग टीम थी उन्होंने पावर प्ले अच्छा नहीं खेला और हमारे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे 14 रन के ऊपर। और उसके बाद जो भी बाद में खुशदिल शाह की अच्छी थोड़ी सी रन आए, फिर उसके साथ सलमान अली आगा ने कोशिश की थोड़ा हैंग अराउंड करने की और नीचे से जहां खान ने भी रन बॉल 70 रन बनाए, लेकिन टोटल जो है वो 91 तक ही पहुंचा। न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग बड़ी शानदार रही। काइल जेमिसन वॉज बॉलिंग टेस्ट मैच लाइन एंड लेंथ, और उसी तरह से वो अवे स्विंग उनको मिल रही थी, इन स्विंग वो कर रहे थे, लेकिन लेंथ इतनी उनकी शानदार थी, कंट्रोल इतना शानदार था कि ऐसा लग रहा था कि कोई टेस्ट मैच की जो है वो बॉलिंग हो रही है यहाँ पे। और डफी ने भी उनका भरपूर साथ दिया और बाद में जो है वो इशोडी ने भी चिप इन किया विद द बॉल। ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो नहीं खेल पाए, और क्या अब पैनिक बटन दब जाना चाहिए फैंस के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी, या फिर एक्स क्रिकेटर्स के अंदर भी, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोर इम्पोर्टेंटली उनके अंदर, या पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उनके अंदर, उसके ऊपर बात जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये यंग टीम है, पाकिस्तानी बैटिंग का या ओवरऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स का इतना एक्सपोजर होता नहीं है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि हमारे ए टीम के टूर्स नहीं होते। हमारे प्लेयर्स जैसे हसन नवाज वगैरह है, ये तो PSL भी नहीं खेले हुए हैं। अपना अब्दुल समद अभी एक आध टूर्नामेंट जो डोमेस्टिक में खेले थे, पोटेंशियल के ऊपर उनको लेके आया गया है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर दैट वी नीड। तो मसला ये है कि ये क्यों नहीं कर पाए हैं, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, मेरे नज़दीक थोड़ी सी एप्लीकेशन की कमी थी। ऐसा नहीं है कि इन लोगों में टैलेंट नहीं है या इनमें क्वालिटी नहीं है या स्किल सेट वैसा नहीं है। आई थिंक दे हैव एवरीथिंग, पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है, क्वालिटी विद द टाइम आ जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे जो नज़र आता है वो ये हुई कि एप्लीकेशन की थोड़ी सी कमी नज़र आई, क्योंकि जब भी आप एक नई कंडीशन में जाके खेलते हो, थोड़ा सा आप 1-2 ओवर के लिए, 3-4 बॉलों के लिए एटलीस्ट जो है वो थोड़ा सा असेस करते हो कंडीशंस को, पिच को, और देखते हो कि इस पिच के ऊपर कैसी बॉलिंग हो रही है, बाउंस किस तरह से आ रहा है, पेस कैसा है इस पिच के ऊपर, और अर्ली मूवमेंट जो न्यूजीलैंड का, क्योंकि ओपन फील्ड थी वहाँ पे मूवमेंट भी जो काइल जेमिसन को जिस तरह से मिल रही थी, तो वो आप असेस करते हो, थोड़ा सा अप्लाई करते हो अपने आप को, और फिर आप अपना एक प्लान अपने ज़हन में बनाते हो कि यहाँ पे कौन सी शॉट्स लगेंगी। स्ट्रोक मेकिंग जो है ना, वो हर एक पिच के ऊपर जाके आप लाहौर और कराची वाली नहीं कर सकते एज अ बैटर। आपको असेस करना है कि बाउंस कितना है, स्पंजी बाउंस है या फिर क्विक पिच है जिसके ऊपर बॉल निकल रहा है। उसके हिसाब से फिर आप अपना एक छोटा सा प्लान विद इन द गेम बना लेते हो कि इस पिच के ऊपर मैंने कौन सी शॉट्स के ऊपर जाना है, स्कोरिंग एरियाज मेरे क्या होने वाले हैं, और कौन सी शॉट्स मैं इस पिच के ऊपर नहीं खेल सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा हमारे, क्योंकि यंग बैटर्स हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, इससे पहले न्यूजीलैंड जाके खेले नहीं हुए मेजॉरिटी ऑफ देम, तो वो एप्लीकेशन की थोड़ी सी कमी नज़र आई और एक्सपीरियंस की भी थोड़ी सी कमी नज़र आई। बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान पहली बार 100 के अंडर जो है वो न्यूजीलैंड में जाके आउट हुआ है, या ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड में वो वन साइडेड हारा है। पिछली सीरीज़ जो पाकिस्तान ने खेली थी, पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी, उसमें बाबर, रिजवान, फ़खर, शाहीन, हारिस सब खेल रहे थे, राइट। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान 4-1 हारा था। पहले शायद चाहरू टी20 हार गया, तो शायद एंड वाला जो टी20 मैच है वो सिर्फ पाकिस्तान ने जीता था। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि बाबर और रिजवान नहीं है तो हम ह्यूमिलेटेड किस्म की हमें डिफीट हो गई है, हम सिर्फ 91 के ऊपर ऑल आउट हो गए। इससे पहले भी पाकिस्तान 100 के अंडर न्यूजीलैंड में आउट हो चुका है, तो ये कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही हमें यहाँ से बाबर और रिजवान और फ़खर और सायम को दोबारा से याद करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, फ़खर और सायम तो वापस आने वाले हैं इस टीम में, लेकिन अगर एक स्टेप लिया है ना तो फिर उसके ऊपर डट जाना चाहिए। जैसे मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि ये अब टेस्ट होगा आकिब जावेद का, ये टेस्ट होगा सलमान अली आगा का, और ये टेस्ट होगा मोहसिन नकवी का। क्योंकि अब हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो अभी से ट्वीट सुन के आना शुरू हो गई हैं कि बाबर और रिजवान इस टीम में बनते हैं, बला 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 बला, जो भी हमारा एक ट्रेंड सोशल मीडिया के ऊपर चलते हैं। लेकिन जब आपकी डिसीजन मेकिंग फर्म होती है ना, तो फिर आप उसके पीछे डट जाते हो। फिर मीडिया प्रेशर, फैंस प्रेशर, एक्स क्रिकेटर्स का प्रेशर जो होता है उसमें आप नहीं आते हो। आपका जो विजन है, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपका स्टांस है, उसके ऊपर आप डटते हो और आगे का सोचते हो कि भाई हमने इसी टीम के साथ रहना है और आगे बढ़ना है।
दैट इज़ व्हाट आई वांट टू सी इन अपकमिंग गेम्स के या आफ्टर दिस सीरीज़ इवन कि नेक्स्ट सीरीज़ में किस तरह पाकिस्तान के सिलेक्टर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कैप्टन और कोच किस तरह से क्या वो बैक करते हैं इन प्लेयर्स को, या फिर वो दोबारा पीछे चले जाते हैं और वही लोग जिन्होंने पिछले कई आईसीसी इवेंट्स हमारे लिए खेले हैं लेकिन वो नाकाम रहे हैं आईसीसी इवेंट्स में। तो यहाँ पे एक नाकामी एक ही मैच की हुई है जो कि एक बायलैटरल सीरीज़ में हुई है। आजकल बायलैटरल क्रिकेट जो है उसको यूज़ किया जाता है अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए और वर्ल्ड कप्स की तैयारी करने के लिए। तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए, जहाँ बिल्कुल सही किया पाकिस्तानी सेलेक्टर्स ने, कोच ने, कप्तान ने, जिसने भी कि आप एक यंग टीम को आपने उतारा और आपने एक्सप्लोर किया कि हमारे पास और ऑप्शंस कौन से हैं। क्योंकि जो सीनियर प्लेयर है ना, जो इतने सालों से खेलते हुए आ रहे होते हैं, उनकी तो गेम आपने देखी होती है ना। तो जब उनकी तरफ से भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते आईसीसी इवेंट्स में, तो फिर प्लान बी यही होता है कि आप जैसे अभी 1 साल पड़ा है अगले T20 वर्ल्ड कप में, तो आप पहले से तैयारी करो और अपने पूल ऑफ प्लेयर को थोड़ा सा बढ़ाओ और बाकी रिसोर्सेज जो आपकी कंट्री में मौजूद हैं आप उनकी तरफ भी देखो। और अगर वो नहीं किसी तरह से परफॉर्म करती हैं एक्सटेंडेड रन देने के बावजूद भी, तो फिर आप दोबारा एक्सपीरियंस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो हैं वो तो यहीं रहने वाले हैं ना, वो तो कहीं नहीं जाने वाले। उनको आपने देखा हुआ है वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, क्या स्किल सेट है, क्या वो टेबल के ऊपर लेके आते हैं आपके लिए, वो सब आपने देखा होता है। तो कोई इस चीज़ में मुज़ाहिका नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पे ट्राई कर रहा है और इवन हार भी अगर रहा है। एज वी सेड अर्लियर कि पाकिस्तान इस सीरीज़ को हारने ही वाला था। वो चाहे मेन टीम चली जाती या ये जो यंग टीम गई है, वो पाकिस्तान के मोस्ट लाइकली यही था कि पाकिस्तान ने हारना है, क्योंकि रिसेंटली हमने न्यूजीलैंड को नहीं हराया, होम के ऊपर भी हम नहीं हरा पाते हैं और ये तो फिर अवे पे जाके खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कप्तान को और कोच को इन्हीं लड़कों को बैक करना चाहिए और इनको ये बताना चाहिए इंप्रूवमेंट किस तरह से आएगी। इंप्रूवमेंट ये है कि जैसे हमारे बैटिंग कोच हैं या जो भी सीनियर स्टाफ ऑफ कोचिंग आपके पास मौजूद है, उनको ये बताना है कि इन पिचेस के ऊपर आपके स्कोरिंग एरियाज़ क्या होंगे, आपकी कौन सी शॉट्स लगेंगी और किन शॉट्स को आपने अवॉइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद हारिस वो खेलते ही ऐसे हैं, उनको आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद हारिस रोकते रोकते बिल्कुल आउट हुए। जो आपकी अप्रोच थी, जो आपकी प्लानिंग थी, वो उसी को एग्जीक्यूट करते हुए आउट हुए हैं ना। तो ऐसा होगा। मोहम्मद हारिस आगे भी आने वाले मैचेस में शायद ऐसा ही वो खेलेंगे, क्योंकि वो एक लॉटरी है आपके लिए, जो कि T20 में आपको चाहिए कि वो 6 ओवर का पावर प्ले खेलेंगे। अगर वो 6 ओवर टिक गए तो आपको स्कोर बोर्ड को चला देंगे और आपको एडवांटेज दे देंगे। अगर वो नहीं चले तो आपके बाकी बैटर्स को रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि T20 में एक ओपनर आपका ऐसा होता है, तो वो कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। हो सकता है कि ज़्यादातर ना चले, लेकिन जब जब चलेंगे आपको वो एडवांटेज देंगे। हसन नवाज़ दूसरे जो हमारे ओपनर थे, उनको थोड़ा सा मोहम्मद यूसुफ उधर क्योंकि मौजूद है, उनको बताना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड में जब आप खेलते हो तो कौन सी शॉट्स आपकी लगती हैं। मुझे ऐसा फील हुआ कि जब हसन ने तो टाइम भी हैर नहीं लिया, उसने तो अपने आप को मौका ही नहीं दिया, अप्लाई नहीं किया कि एक दो बॉलें चलो मैं डिफेंड कर लूँ या असेस कर लूँ कि किस पेस के ऊपर जो है वो बॉल आ रही है, अगर मूवमेंट थोड़ी सी हो रही है तो थोड़ा सा मैं एक आध ओवर के लिए उसको अवॉइड करूँ। तो ये बताना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड में थोड़ा सा आपको बैकफुट के ऊपर रहना है और कोशिश करनी है कि आपके जो नॉर्मल क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स होते हैं कि बैकफुट पंच मार लिया, कट कर लिया या नॉर्मल ड्राइव्स आपने खेल ली, और सीधे बल्ले के साथ ज़्यादा आप जो है ना आपकी स्ट्रोक में, मैं ये नहीं कह रहा कि सीधे बल्ले के साथ ब्लॉक करना शुरू कर दो, मैं ये कह रहा हूँ कि स्कोरिंग एरियाज़ क्या हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्लान से हट जाओ और टेस्ट मैच वाली बैटिंग करो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, डोंट गेट मी रॉन्ग। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड एवरी मैडनेस। तो अगर आप रन बनाना भी चाहते हो ना, तो हर कंडीशंस के लिहाज से आपको अप्लाई करना पड़ता है कि उन कंडीशंस के ऊपर आपके कौन से स्ट्रोक्स लगेंगे और उन्हीं के ऊपर आपको रहना पड़ता है। तो अब जैसे हसन ने अपनी शेप लूज़ की, थोड़ी खिंची हुई बॉल थी जिसको वो ड्रैग करना चाह रहे थे, उसी बॉल को अगर वो बैकफुट पंच मारने की कोशिश करते थ्रू पॉइंट एंड कवर तो शायद बाउंड्री आ जाती। अगर ना भी आती तो शायद डबल हो जाती, अगर गैप में चली जाती बाउंड्री भी आ सकती थी, सिंगल भी आप ले सकते थे। तो थोड़ी अपनी शेप को होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा साइड हैंड रहना पड़ेगा और कोशिश करें कि ऑफ साइड की अपनी गेम जो है उसके ऊपर अर्ली ऑन ज़्यादा रिलाई करें। और अटैकिंग भी अगर आपने खेलना है तो आप ऑफ साइड के ऊपर से आप खेलें। हसन नवाज कम्प्लीटली लॉस्ट हिज शेप ऑन दैट बॉल। तो इंप्रूवमेंट इन चीज़ों की होनी, ये नहीं है कि हसन नवाज को बिठा दो किसी और को लेके आ जाओ। उमैर बिन यूसुफ को खेलना चाहिए था वैसे इस मैच में, क्योंकि वो जिम्बाब्वे में खेले थे और उसके बाद साउथ अफ्रीका में उनको खास मौका नहीं मिला था, तो उनका शायद पहले चांस बनता था कि वो खेलते और हसन थोड़ा सा अगर वेट भी कर लेते तो प्रॉब्लम नहीं होनी थी। लेकिन अगर हसन को अब आपने खिलाया है पहला मैच, तो अब इसी के साथ आपको रहना पड़ेगा और यही जो अप्रोच आपने अपनाई है इसी को आपको बैक करना पड़ेगा और इन्हीं प्लेयर्स को आपको फिर बैक करना पड़ेगा। लेकिन ट्यूनिंग हल्की फुल्की करनी पड़ेगी, प्लान उनको देना पड़ेगा। बैटिंग कोच का काम यही है कि वो बल्ले सीधे नहीं सिर्फ करा सकते हैं, बैटिंग कोच ऑन टूर ये है कि इन पिचेस के ऊपर रन्स कैसे बनेंगे, स्कोरिंग एरियाज़ क्या होंगे, किस शॉट को आपने खेलना है, किस शॉट को आपने नहीं खेलना है। ये रिपेटिटिव हो रहा है लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टूर के ऊपर बैटिंग कोच जो है वो जाते हैं और ये यंग प्लेयर्स हैं।
देखिए पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना, जो यंग प्लेयर्स आते हैं, कोई एक्सपोजर नहीं होता। हमारी लीग आईपीएल के लेवल की लीग नहीं है कि जहाँ दुनिया भर के बड़े जो बॉलर्स हैं वो आके खेल रहे हों। फिर हसन नवाज़, अब्दुल समद, इन्होंने तो पीएसएल भी अभी तक नहीं खेली हुई है, तो एक्सपोजर की कमी है। ए टूर्स हमारे नहीं होते हैं सेना कंट्रीज़ के। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और चीज़ करनी चाहिए बाय द वे, कि आप जो ए टीम के टूर्स आप करते हो ना, या इवन पाकिस्तान अंडर 19 के जो टूर करते हो, वो सेना कंट्रीज़ के होने चाहिए। वहाँ पे जाके अगर यही हसन नवाज़ ने 1 से 2 इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड का टूर किया होता ना पहले, तो ही वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन टू अप्लाई हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू दोज कंडीशंस। वो नहीं कर पाए हैं, उनका कसूर नहीं है। कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि इससे पहले हमारे यंग प्लेयर्स इन कंट्रीज़ में जाके खेलते नहीं हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करते हुए। तो कोई रोना गाना करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये ट्रेंड्स जो सोशल मीडिया के ऊपर चलेंगे, जो हमारे जर्नलिस्ट जो है अपने अपने एजेंडाज चलाएंगे, जो एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो भी, उनके भी एंगल्स हैं, वो अजीब तरह की बात करेंगे, तो उनकी बातों के पीछे लगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एज ए प्योर क्रिकेट फ़ैन हमें ये देखना है कि हमारी इंप्रूवमेंट कहाँ पे हो रही है, हमारे लिए पॉजिटिव्स इस सीरीज़ से क्या निकल के आते हैं। रिजल्ट को आप साइड पे रखिए। अगर कोई बैटर यहाँ से हमें एक अच्छा मिल जाता है, कोई बॉलर एक अच्छा हमें मिल जाता है, तो वो पॉजिटिव्स हमारे लिए होंगे। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। मोहम्मद अली ने बाय द वे विद द बॉल ही बॉल्ड ब्यूटीफुल विद द न्यू बॉल। शाहीन उतने इफेक्टिव नहीं नज़र आ रहे थे, टोटल कम था। मैं वैसे एक पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद अली ने जो पहले 2 ओवर किए ना, वो बिल्कुल वही लेंथ्स को हिट कर रहे थे जो काइल जेमिसन कर रहे थे। शाहीन को क्योंकि नेचुरल लेंथ थोड़ी सी उनकी आगे है, तो वो आगे से उसको स्विंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस पिच के ऊपर शायद आपको थोड़ी सी बैकअप लेंथ, हिट द डेक हार्ड वाला, जैसे काइल जेमिसन कर रहा था ना, जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, उधर आपको हिट करना था और आपको सीम मूवमेंट वहाँ से मिल रही थी। लेकिन मोहम्मद अली ने नए बॉल के साथ अच्छा किया, जो कि पॉजिटिव था। और खुशदिल शाह विद द बैट जो थे ना, उन्होंने हालांकि कुछ रना बॉल के करीब ही उन्होंने 30 कुछ रन बनाए, लेकिन ही लुक्ड डिसेंट। तो पॉजिटिव्स कम हैं लेकिन हैं। और अगेन एज आई सेड अर्लियर कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के ऊपर यह है कि क्या वो पैनिक करते हैं, या फिर वो इन्हीं प्लेयर्स को थोड़ा सा बेहतर गेम प्लान दे के इसी टीम को बैक करते हैं और आगे इसी सीरीज़ में कम बैक करते हैं। तो आज की वीडियो यही तक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, और साथ में कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही, और आगे आप क्या उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम से, क्रिकेट बोर्ड से, या फिर हमारे जर्नलिस्ट से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।